हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ आशीष श्रीवास्तव। और आज हम लोग क्लास 8 की हिस्ट्री का एक और चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के अंडर में जो प्रशासन था भारत का कैसा था, इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो हमारा स्टडी अप्रोच क्या रहेगा देख लें। पहले हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे पूरे चैप्टर का। उसके बाद मेन जो टॉपिक्स हमको इसमें जो पढ़ने हैं वो क्या है, द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहाँ था बच्चा? बंगाल में। तो बंगाल में जो डुअल सिस्टम था वो कैसा था, उसके बारे में जानना है हम लोग को। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स अंडर द कंपनी हुए हैं उनके बारे में जानना है। जैसे कि आप देखोगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1717 का रेगुलेटिंग एक्ट, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, द चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, ईस्ट इंडिया एक्ट क्या है, चार्टर एक्ट क्या है, जैसे जैसे चैप्टर शुरू करेंगे सब चीजें लाइन बाय लाइन हम लोग वहां पे समझते चलेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द कंपनी हुए हैं, जो नागरिक प्रशासन में जो सुधार हुए, जो रिफॉर्म्स हुए, उसके बारे में जानेंगे हम लोग कि कैसा था उस समय का नागरिक प्रशासन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था अंडर द कंपनी उस समय। इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। उस समय के सिविल सर्विसेज के बारे में जानेंगे, आर्मी के बारे में, पुलिस के बारे में, जुडिशरी के बारे में, प्लस सिविल कोर्ट्स जो होते थे और क्रिमिनल कोर्ट्स होते थे उनके बारे में भी हम लोग जानने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे, समरी करेंगे। तो ये तो हो गया ओवरव्यू। चैप्टर को शुरू करते हैं, थोड़ा सा वो एक ओवरव्यू लेते हैं हम लोग। देखो बच्चों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लास्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर, उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो भारत आई थी, क्यों आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी? इंडिया जब आई थी सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने के लिए आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया फॉर ट्रेड, ओनली फॉर ट्रेड। उसका एम क्या था? द एम ऑफ द कंपनी वाज टू अर्न प्रॉफिट। सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस बीच देखोगे जो एक टाइम पीरियड था 1600 से 1757 तक टाइम पीरियड था, इसमें कंपनी ने कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश किया इंडिया में, कैसे ट्रेड में अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश की, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में अपने आप को इन्वॉल्व किया, सारी चीजें हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ी हैं। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर, कंपनी कैसे इस्टेब्लिश हुई, हम लोग ने लगातार देखे कि कंपनी अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस बहुत सारी यूरोपियन कंपनी भारत में ट्रेड करने के लिए आई थी, बट सारी कंपनियां धीरे धीरे क्या होती गई बच्चा, एलिमिनेट होती गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबको हरा दिया, कुछ को खरीद लिया। और जो फाइनल जो सुपर पावर कंपनी, दो सुपर पावरफुल कंट्रीज बची थी जिसमें एक ब्रिटेन और फ्रांस था, उनके बीच भी हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकंड कर्नाटिक वॉर और थर्ड कर्नाटिक वॉर, 3 कर्नाटिक वॉर हुए जिसमें फ्रांस भी क्या हो गया बच्चा, एलिमिनेट हो गया। और बचा कौन? सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बची। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे यूरोपियन कंट्री को हटाया, यूरोपियन कंपनीज को हटाया, हम लोगों ने देख लिया पिछले चैप्टर में। प्लस पिछले चैप्टर में हम लोगों ने ये भी देखा कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को इंडिया में भी स्टैब्लिश किया। जिससे हम लोगों ने बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर, इन सब के बेस पे हम लोगों ने देखा कि इन सब वॉर्स में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे जीती और कैसे अपने आप को एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के रूप में अपने आप को क्या किया, एस्टेब्लिश किया। कहां पे? इंडिया में। तो 1600 टू 1757 में आप देखोगे कंपनी ने बहुत सारे वॉर लड़े और सारे वॉर जीते, और जल्द ही वो क्या कर गया, एक मोनोपोली ओवर द ट्रेड बन गया। एक मोनोपोली कंपनी बन गई इंडिया में ट्रेड करने के लिए। सिर्फ एक ही कंपनी बची थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और सबसे बड़ी कंपनी, सबको हरा दिया। सबको हरा गया तो जीत गई तो भाई राजा हो गया। और राजा क्या क्या कहता है, अपनी मोनोपोली चलाता है, अपनी मनमानी चलाता है, एकाधिकार पा गई कंपनी पूरी तरह से। और धीरे धीरे उसने अपने आप को एडमिनिस्ट्रेशन में भी, मैंने बताया था, अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया। कैसे? बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। इसके बाद देखोगे जब बैटल ऑफ बक्सर हो गया उसके बाद से दीवानी मिल गई थी किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसकी? बंगाल की। तो धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन में भी किसमें चला गया, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई। तो ये सारी चीजें मैं आप लोग को लास्ट चैप्टर में बता चुका हूँ। एक मैं आपको उससे कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चा। जो चैप्टर्स दिए हैं सब एक दूसरे से क्या है, कोरिलेट है। अगर आप पिछले चैप्टर्स को नहीं पढ़े रहोगे ध्यान से तो इस चैप्टर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो प्लीज अगर नहीं पढ़ा है तो पिछले वीडियोस पढ़े हैं, जाकर उनको देख लीजिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या है, कोरिलेटेड है। अब वहां पे जब कंपनी ने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया उसके बाद से ही तो एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश रूल होगा। चलिए
आगे देखते हैं। तो कंपनी ने धीरे धीरे अपने आप को क्या किया बच्चा, स्टेब्लिश किया, वॉर्स के थ्रू, पीस ट्रीटी के थ्रू। इंडियन रूलर्स से क्या करती थी, पीस ट्रीटी साइन करती थी, अलायंस बनाती थी कंपनी, और धीरे धीरे उनके एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो जाती थी, इन्वॉल्व हो जाती थी। जो ऑफिसर्स थे कंपनी के, आप देखोगे बच्चा, ईस्ट इंडिया कंपनी को जब बैटल ऑफ प्लासी हो गया, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, दो वॉर्स जब हुए, तो आप देखोगे बैटल ऑफ बक्सर के बाद एक ट्रीटी हुई थी जिसको हम लोग बोलते हैं इलाहाबाद की ट्रीटी। वो भी हम लोगों ने पढ़ा पिछले चैप्टर में, इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी। और उस इलाहाबाद की ट्रीटी किसके किसके बीच हुई थी बच्चा, दो ट्रीटी हुई थी इलाहाबाद में। एक हुई थी आपकी नवाब के साथ, अवध के नवाब के साथ, और दूसरी हुई थी बच्चा आपके मुगल एम्परर के साथ, शाह आलम सेकंड के साथ। और जो ट्रीटी शाह आलम सेकंड के साथ हुई थी, उस ट्रीटी में क्या हुआ, उस ट्रीटी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने शाह आलम सेकंड से क्या मांग लिया, बंगाल की दीवानी। क्या मांग ली, दीवानी मांग ली बंगाल की। दीवानी का मतलब बच्चा उसमें होता था जो टैक्स कलेक्ट करता था, टैक्स कलेक्ट करने का काम दीवानी का होता था, दीवानी मांग ली। और इस तरह कंपनी ने अपने आप को एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्या कर लिया, इन्वॉल्व कर लिया। और ये जो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर थे ना, ये बच्चा बहुत ही टर्निंग पॉइंट थे। आपको पता है फ्री ट्रेड मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, और जैसे ही फ्री ट्रेड मिला, कंपनी पूरी तरह से मोनोपोली करने लगी अपनी, कहां पे, बंगाल में। फ्री ट्रेड मिला था कंपनी को करने के लिए, बट उसके जो ऑफिसर्स थे वो इंडिविजुअली क्या करने लगे बच्चा, उस फ्री ट्रेड का मिसयूज करने लगे, और कंपनी के अंडर में रहकर इंडिविजुअली वो क्या करने लगे, ट्रेड करने लगे। इवन वो जो बंगाल में जो दूसरे बड़े बिजनेसमैन थे, उनको भी अपने में इंक्लूड कर लेते थे, कहते थे आप भी हमारे यहाँ आओ, हमसे मिलो और हमारे साथ क्या करो, फ्री ट्रेड करो। ये इनलीगल ट्रेड होता था बच्चा, इसको हमको बोलते थे इनलीगल ट्रेड, क्योंकि कंपनी को मिला था फ्री ट्रेड करने के लिए, इंडिविजुअल लोगों को नहीं मिला था। तो इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इनलीगल ट्रेड। और इस इनलीगल ट्रेड से क्या हुआ, जो कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो बहुत ह्यूज प्रॉफिट कमाने लगे, उनको बहुत प्रॉफिट होता था, बट ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था। जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी से बोला गया भाई थोड़ा रेवेन्यू आप लोग दीजिए, आप इंडिया से आ रहे इतना कमा के, आपको रेवेन्यू ज्यादा देना चाहिए, तो कंपनी ने कहा भाई हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम लोग तो लॉस में चल रहे हैं। तो ब्रिटिश क्राउन ने कहा, जो समय ब्रिटेन का राजा, तो उसने कहा कि आपके ऑफिसर्स तो यहाँ आ रहे हैं, उनके पास कार है, बंगला है, फैक्ट्रीज खोल रहे हैं, इतने सारे अमीर, आपके सारे ऑफिसर्स अमीर होते जा रहे हैं, और आप कह रहे हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में चल रही है। वहां पे जो ब्रिटिश क्राउन था उसने सोचा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, और वहीं से आप देखोगे उनके दिमाग में हो गया कि अब हमें क्या करना होगा, ब्रिटिश, वहीं से हो गया कि हमें अब इनमें क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सोच लिया कि अब इन्हें हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, इन पे रेगुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। मेन हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है। इसमें डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहाँ था बच्चा, बंगाल में था। आपको पता है 1765 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद लगभग देखोगे तो कंपनी वर्चुअल रूप से बंगाल की क्या हो गई थी, मालिक हो गई थी, बंगाल उसके अंडर में आ गया था। और बंगाल आपको पता है उस समय का बंगाल बहुत बड़ा हुआ करता था, उस समय का बंगाल बहुत बड़ा हुआ करता था, इस समय के बंगाल की तरह नहीं था। मैंने आप लोगों को बताया था उस समय के बंगाल के बारे में। उस समय के बंगाल में देखोगे बच्चा, तो बंगाल के साथ साथ आपका बांग्लादेश भी उस समय था, कुछ पार्ट बांग्लादेश का, प्लस उस समय बंगाल में आपका पूरा बिहार, जो इस समय झारखंड है, जो बिहार से अलग हुआ है, वो पूरा झारखंड सब किस में आता था, बंगाल में आता था। इवन पूरा उड़ीसा भी किस में आता था बच्चा, बंगाल में आता था। तो बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस था। प्लस आपको पता है कि दो मेन रिवर, एक ब्रह्मपुत्र प्लस गंगा फ्लो करती थी, यहाँ पे बहती थी। प्लस इनके जो प्लेन्स हुआ करते थे बहुत ही ज्यादा फर्टाइल हुआ करते थे, तो एग्रीकल्चर रूप से भी ये एरिया क्या था, बहुत ही ज्यादा अच्छा था, रिसोर्सेज से फुल था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से बहुत ज्यादा पैसे मिलते थे, और यहीं से सारी मोनोपोली शुरू की थी किसने, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे।
उन्होंने। तो दीवानी मिल गई। दीवानी मतलब बच्चा जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम होता था वो कौन करते थे? दीवानी करते थे। एक सिस्टम था बंगाल में, देखो बंगाल किसके अंडर आता था? बंगाल अंडर में आता था मुगल एम्परर के। किसके आता था? मुगल एम्परर के अंडर में आता था। और मुगल एम्परर की राजधानी कहाँ थी बच्चा? दिल्ली। अब वो दिल्ली में रहते थे, एम्परर बहुत बड़ा था, पूरा फैला हुआ था बंगाल जहां से बहुत दूर। तो अब डायरेक्ट राजा यहाँ पे तो कंट्रोल नहीं कर सकता था ना, इसलिए राजा ने अपने कुछ अफसर्स बिठाए हुए थे। बहुत सारे अफसर्स थे, पर दो अफसर्स जो थे जो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। दो अफसर्स सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, कौन कौन? दो इंपॉर्टेंट अफसर्स हुआ करते थे, एक को हम लोग बोलते थे दीवान और एक को हम लोग बोलते थे सूबेदार। दीवान कौन होता था बच्चा? दीवान रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला अफसर होता था। और सूबेदार कौन होता था? सूबेदार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाला अफसर होता था। अब ऐसा सिस्टम क्यों लगाया था? ऐसा सिस्टम इसलिए लगाया गया था कि कभी भी बंगाल में रिवोल्ट ना, अगर रिवोल्ट हो भी तो इजिली क्या किया जाए बच्चा? सप्रेस किया जा सके। क्यों? क्योंकि जो दीवान था इसके पास किसी तरह की कोई आर्मी नहीं थी, बट पैसा था। और जो सूबेदार था इसके पास आर्मी तो थी बट पैसा नहीं था। तो आप देखोगे यही चीज, तो बंगाल में डुअल शासन यही है। आप यहाँ देखोगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जब क्या मिल गई बच्चा? दीवानी मिल गई। ये जो दीवानी मिल गई, कौन सा काम था बच्चे इसका? रेवेन्यू कलेक्ट करने का, पैसे कलेक्ट करने का काम था। और सूबेदारी नॉर्मल सी बात है, नवाब था। नवाब था वहां पे जो सब चीजों को देखता था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था। अब सिस्टम क्या हुआ बंगाल में, दिक्कत क्या हुई? आइए आप देख लीजिए डुअल सिस्टम क्या होता है, समझा दिया मैंने आपको, अभी अभी क्लियर हो जाएगा एक सेकंड में। हुआ क्या बंगाल में? बंगाल में बच्चा डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया गया। अब ये है क्या? इसको नॉर्मली ये डायरकी नाम से बहुत ज्यादा पॉपुलर है, द्वैत शासन। अब इसमें क्या था बच्चा? जो बंगाल का नवाब था वो एक पपेट बन के रह गया, कठपुतली। क्यों? क्योंकि जितनी भी चीजें थी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? सिर्फ और सिर्फ नवाब था। एक पैसा कलेक्ट नहीं करना था इसको, रेवेन्यू इसका काम नहीं था। रेवेन्यू कौन कलेक्ट करता था? दीवान कलेक्ट करते थे। और दीवानी किसके पास थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। वही सिस्टम देख लीजिए, वही सिस्टम है, दीवानी अलग, ठीक है, दीवानी अलग जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, और सूबेदारी व्यवस्था अलग, सूबेदार नवाब समझ लीजिए एक तरह से। अब जो नवाब था वो हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल तो था, बट इसके पास रेवेन्यू नहीं था, पैसा नहीं था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या था बच्चा? दीवानी थी, पैसा थी, और उसने बैटल ऑफ प्लासी सॉरी बैटल ऑफ बक्सर जीता भी था। और बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ही आदमी को क्या बनाया था? नवाब बनाया था। अब नॉर्मल सी बात है, जो नवाब होगा किसका पपेट होगा? वो ईस्ट इंडिया कंपनी का पपेट बन के रह गया, कठपुतली बन के रह गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया अपने लिए, अपने लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। क्या किया? इनको बना दिया नवाब कि भैया जाइए आप नवाब बन जाइए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, पर आपके पास कोई पावर नहीं रहेगी। आप नवाब है बंगाल के, आप बंगाल के क्या है? नवाब है, बट यू डोंट हैव एनी पावर, आपके पास पर कोई पावर नहीं है, ना आप रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते, ना आपके पास पैसा है, कुछ नहीं रहेगा। रेवेन्यू हम कलेक्ट करेंगे, और सारी पावर भी किसके पास रहेगी? हमारे पास रहेगी। सारी पावर भी किसके पास रहेगी? हमारे पास रहेगी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पैसा तो था ही, साथ साथ उसके पास पॉलिटिकल पावर्स भी आ गई, बट उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? बिल्कुल ही फ्री थी, क्योंकि नवाब को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी सब आपकी है, हम सिर्फ टैक्स कलेक्ट करेंगे और उस टैक्स का कुछ पैसा आपको दे देंगे, बाकी सब मेरा, बाकी आप समझते रहिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ये सिस्टम बना दिया था किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और इसी को हम लोग डुअल सिस्टम के नाम से जानते हैं, द्वैत शासन के नाम से जानते हैं। नवाब बेचारा अलग थलग पड़ा हुआ है, उसके पास कुछ पावर नहीं है, और ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके पास सारी पावर्स है,
सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, सारे पॉलिटिकल पावर्स है, प्लस रेवेन्यू भी है, बट ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। और वो नवाब जिसके पास कुछ नहीं है, पपेट बन के बैठा है ईस्ट इंडिया कंपनी का, हर प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, वो नवाब है, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं। तो ये सिस्टम था, ये सिस्टम कहलाता है डुअल सिस्टम, या फिर इसको हम लोग डायरकी के नाम से जानते हैं, और हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं द्वैध शासन। क्या बोलते हैं बच्चा? द्वैध शासन। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब हुआ क्या, मैंने आपको बताया, अब ये सिस्टम तो द्वैध शासन चल रहा था, डायरकी चल रही थी, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बंगाल में चल रहा था, बंगाल को फ्री ट्रेड मिला हुआ था। उसके पीछे छुपकर जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे इंडिविजुअली अपनी वेल्थ क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, अपना पैसा बना रहे थे, कंपनी का पैसा नहीं, अपना पैसा बना रहे थे। अब इससे कंपनी को क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। कंपनी को क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। कंपनी को नुकसान हो रहा था। और तभी देखोगे ये जो डुअल सिस्टम था वो एक उसके की फीचर समझ लो कि करप्शन और माल एडमिनिस्ट्रेशन का एरिया बन के रह गया था। ये डुअल सिस्टम पूरी तरह से करप्ट और माल एडमिनिस्ट्रेटिव था, पूरी तरह से करप्ट, भरपूर करप्शन भरा हुआ था इस डुअल सिस्टम में। बट फाइनली आप देखोगे व्हेन 1772 वॉरेन हेस्टिंग को अपॉइंट किया गया बंगाल में एज अ गवर्नर, और जब वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर बनकर बंगाल में आया तो इसने सबसे पहला काम क्या डुअल सिस्टम जो था उसको पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि भाई हमें तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, बट हमारे ऑफिसर्स पैसे पे पैसे कमा रहे हैं, ये तो हमारे लिए गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा कि इस सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, और इसलिए उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बना के भेजा, बंगाल का गवर्नर बना के भेजा। और सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग आते ही उसने क्या किया, पूरी तरह से डुअल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया, और पूरी तरह से बंगाल पे किसका कंट्रोल हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल हो गया। ये वॉरेन हेस्टिंग साहब है, देख लीजिए इनको। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कौन कौन से हुए हैं सर, ये बता दीजिए। डुअल सिस्टम एक इंटरेस्टिंग पार्ट था, बता दिया गया। अब आते हैं, देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म अंडर द कंपनी। अच्छा, डुअल सिस्टम इसलिए बताया क्योंकि ये एक की पॉइंट था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए। आप देखोगे बच्चा, ये जो डुअल सिस्टम था बंगाल में, जो डुअल सिस्टम था बंगाल में, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म अंडर द ब्रिटिश कंपनी पढ़ा था बच्चा। अब हुआ क्या, देख लीजिए एक इवेंट क्या होता है, अब बहुत इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के अंडर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसे रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहते हैं, 1773 में आया था इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कहते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था बच्चा, नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट पड़ा। आइए देखते हैं कैसे। आप देखोगे बच्चा, ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में 1773 के टाइम देखोगे तो बंगाल में भीषण अकाल पड़ा, बहुत ही मिजरेबल अकाल। बंगाल के लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में थे बंगाल के लोग। कंपनी के ऑफिसर्स वेल्थ गेन कर रहे थे, पैसे पे पैसे कमा रहे थे, बट कंपनी धीरे धीरे क्या होती जा रही थी, बैंकरप्ट होती जा रही थी, दिवालिया होती जा रही थी। कंपनी धीरे धीरे क्या होती जा रही थी, दिवालिया होती जा रही थी। बंगाल में इस अकाल से क्या हुआ बच्चा, कि बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन भूखमरी से, इस अकाल से, फेमिन से क्या हो गई, डेथ कर गई, मर गई। ये खबर कहां पहुंचा, ये खबर पहुंची ब्रिटेन। लोग शॉक्ड हो गए, लोग क्या हो गए, शॉक्ड हो गए कि अकाल से लोग 1/3 पॉपुलेशन मर गई बंगाल की। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही है और बंगाल में 1/3 पॉपुलेशन डेथ कर गई। ये ब्रिटेन के लिए क्या थी बच्चा, बहुत ही शर्मनाक घटना थी, पूरे वर्ल्ड में उसकी थूथू होने लगी। अब इससे क्या हुआ, जो ब्रिटिश क्राउन था
वो एक्शन में आ गया, जो ब्रिटेन के राजा थे वो एक्शन में आ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, अब कंपनी के ऊपर रेगुलेट करना बहुत ही जरूरी है, ब्रिटेन में भी और इंडिया में भी, क्योंकि ये दिखा रहे हैं कि ये बैंकक्रप्ट होते जा रहे हैं, बट इनके ऑफिसर्स अमीर अमीर और वेल्दी, पैसे कमाते जा रहे हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल? कुछ तो गड़बड़ है। तो ब्रिटिश क्राउन ने डिसाइड किया, ब्रिटिश क्राउन के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट हम लोग बोले, उन्होंने डिसाइड किया कि कंपनी के जितने भी अफेयर्स हैं उनको अब रेगुलेट किया जाएगा इंडिया में और इंग्लैंड में, दोनों जगह पे। दोनों जगहों पे क्या किया जाएगा? रेगुलेट किया जाएगा। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे ब्रिटेन के? लॉर्ड नॉर्थ थे। उन्होंने एक बिल पास किया अपने पार्लियामेंट में 1773 में, जो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए पास किया गया एक बिल था, जिसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। कंपनी को कंट्रोल करने के लिए एक बिल पास किया गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब इस एक्ट में बोला क्या गया था, इस एक्ट के मेजर्स क्या क्या थे, आइए जान लें। इस एक्ट में बोला गया कि जो मिलिट्री है एंड जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, अब क्या हो जाएंगी? ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में होगी मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन और सेना। अब किसके अंडर में आएगी? ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में रहेगी। ठीक है। दूसरा, द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी वाज टू बी चेक बाय द पार्लियामेंट, और जो कंपनी की रेवेन्यू है, जो पैसे हैं, वो किसके द्वारा चेक किए जाएंगे? ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, ब्रिटेन के पार्लियामेंट द्वारा चेक किए जाएंगे। जो गवर्नर का पोस्ट था, वारेन हेस्टिंग क्या बन के गए थे? बंगाल के गवर्नर बन के गए थे। अब उस गवर्नर का पोस्ट हटाकर एक न्यू पोस्ट को क्रिएट किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं गवर्नर जनरल। अब चीजों को समझ लीजिए बच्चा। गवर्नर, गवर्नर कौन होते थे? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स होते थे, उनको बोला गया गवर्नर। ठीक है। और गवर्नर जनरल कौन होते थे बच्चे? जब इस गवर्नर को आर्मी की पावर दे दी गई, तब इसे क्या बोला गया? गवर्नर जनरल बोला गया। यानी कि वो गवर्नर जो पहले वारेन हेस्टिंग जो गवर्नर बना था, उसके पास आर्मी की पावर नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी, बट आर्मी उसके कंट्रोल में नहीं थी। बट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद क्या हुआ कि गवर्नर जो बना, गवर्नर का पोस्ट हटा के क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल कर दिया गया। यानी कि उसके पास गवर्नर की भी पावर आ गई और वो अब क्या बन गया? जनरल भी बन गया। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री पावर दोनों किसके पास आ गई? एक आदमी के पास आ गई, गवर्नर जनरल के पास। और इसके बाद देखोगे गवर्नर जनरल का पोस्ट हटा दिया जाएगा, फिर यहाँ पे वायसराय आ जाएगा। वायसराय जब ब्रिटिश क्राउन के अंडर जो भारत में सबसे बड़ा ऑफिसर्स होता था, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वायसराय बनेंगे। यानी कि यही गवर्नर होगा। इसी गवर्नर को जब ब्रिटिश क्राउन के अंडर में डाल दिया जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे वायसराय। आगे के चैप्टर में चीजें मैं आपको फिर से एक बार क्लियर करूंगा। चलिए आगे देखते हैं। वारेन हेस्टिंग जो बंगाल के गवर्नर बन के आए थे, वो बंगाल के लास्ट गवर्नर तो थे ही थे, प्लस वो पहले गवर्नर जनरल भी बने। कौन? किसके? ब्रिटिश इंडिया के। इस चीज को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का लास्ट गवर्नर कौन था? तो आंसर क्या होगा? वारेन हेस्टिंग। और पूछ सकता है, सेम क्वेश्चन पूछ देगा, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया भी कौन है? वारेन हेस्टिंग है। दोनों आंसर, दो क्वेश्चंस और दोनों क्वेश्चंस के आंसर क्या है? सेम है, वारेन हेस्टिंग। ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो बच्चा, एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश रूल, इवन यूपीएससी सीएससी का भी ये एक पोर्शन बना पड़ा अभी तक है, यूपीएससी सीएससी में भी इसको पढ़ा जाता है। तो अच्छे से पढ़िएगा, इवन यहाँ नहीं, आपके बहुत आगे तक के काम आने वाला है। ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग की मैं बात करता हूँ। वारेन हेस्टिंग जो गवर्नर बन के आया था बंगाल का, वो बंगाल का लास्ट गवर्नर था। अब रेगुलेटिंग एक्ट आने की वजह से 1773 का, उसको गवर्नर के पोस्ट को खत्म करके क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल का पोस्ट कर दिया गया। अब वारेन हेस्टिंग जो गवर्नर था, उसी को क्या बना दिया गया बच्चा? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और क्या बोला गया? जो काउंसिल, एक काउंसिल बनाई गई, किसके लिए? गवर्नर जनरल के हेल्प के लिए क्या की गई बच्चा? एक काउंसिल बनाई गई। इसमें 4 लोगों को क्या किया गया? इन्वॉल्व किया गया। जॉन क्लेवेरिज, जॉर्ज मॉनसन रिचर्ड एंड फिलिप्स।
इन 4 लोगों को क्या किया बच्चा, इंक्लूड किया गया। बोला गया कि ये 4 लोग होंगे जो गवर्नर जनरल की क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया कलकत्ता में, इस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता, अब इसको हम लोग कोलकाता के नाम से जानते हैं, उसमें कलकत्ता था। कलकत्ता में क्या किया गया, कोलकाता बोल सकते हैं, कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया जिसमें ब्रिटिश, जितने भी ब्रिटिश केसेस होते थे, जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके जितने भी केसेस होंगे वो क्या किए जाएंगे बच्चा, उसी सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे। और इसके लिए जो सबसे पहला चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया था उस कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में, उसका नाम था सर एलिजा एम्पे। उनका नाम क्या था बच्चा, सर एलिजा एम्पे नाम था उनका। और उनके साथ साथ 3 और चीफ जस्ट और उनके साथ साथ 3 और जजेस को अपॉइंट किया गया था, बट उनके नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट नाम था मैंने बता दिया था, एलिजा एम्पे। जो डायरेक्टर्स थे कंपनी के, उनकी संख्या, उनके नंबर्स को क्या कर दिया, राइज कर दिया गया। अब जो नंबर्स ऑफ डायरेक्टर कितने हो गए, 24 हो गए। और कहा गया कि ये जो नंबर्स ऑफ डायरेक्टर 24 है ना, इनका हर 4 साल में, हर 4 ईयर के टेन्योर में क्या होगा, इलेक्शंस होगा, और उसके थ्रू ये क्या किए जाएंगे, चुने जाएंगे। और इलेक्शन में हार गए तो बाहर, अगर फिर से चुन लिए गए तो आप रहेंगे। तो डायरेक्टर्स जो थे उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया, प्लस उनका टेन्योर फिक्स कर दिया गया कि 4 ईयर का आपका टेन्योर रहेगा, और फिर अगर आपको रहना है तो इलेक्शन से पार्टिसिपेट कीजिए, और जीतेंगे तभी आप रहेंगे, नहीं तो जो जीतेगा वो डायरेक्टर बनेगा। डायरेक्टर वर रिक्वायर्ड टू सबमिट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड टू द ब्रिटिश ट्रेजरी। अब जितने भी डायरेक्टर्स हैं उन सबको अपने इनकम और खर्च, एक्सपेंडिचर के रिकॉर्ड्स जो होते थे ब्रिटिश ट्रेजरी को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देने थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट को देने थे। ये भी बोल दिया गया। और क्या गया, they also had to report the matter dealing with the civil and military administration to the secretary of the state। कोई भी प्रॉब्लम होती थी, कोई भी मैटर होता है सिविल चाहे मिलिट्री का, उसके लिए आपको रिपोर्ट करनी होगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो उसके लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का भी पोस्ट क्रिएट किया गया था। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट जो था ना बच्चा, ये पहला अटेम्प्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश क्राउन का, क्या था बच्चा, पहला अटेम्प्ट था। किसको कंट्रोल करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। The regulating was the first attempt made by the British government in India to set the right and affairs of the company। कंपनी को कंट्रोल करने के लिए जो पहला अटेम्प्ट जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो क्या था बच्चा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब रेगुलेटिंग एक्ट बनाया तो गया था, लेकिन इस रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां थी, कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस क्या थी बच्चा, जो एक्ट था, द एक्ट डिड नॉट क्लियरली डिफाइन द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इस एक्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट थी उसकी पावर को क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया था। इसमें गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट में हमेशा कन्फ्लिक्ट होते रहते थे। अब ये भी नहीं डिफाइन किया गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है किस लॉ पे चलेगा, ब्रिटेन की लॉ पे चलेगा कि इंडिया की लॉ पे चलेगा। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। इट वॉज नॉट क्लियर वेदर इट शुड बी फॉलो द इंडियन लॉज और द ब्रिटिश लॉज। मैंने बताया ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंडियन लॉ के बेस पे चले कि ब्रिटेन के लॉ के बेस पे चले। द पावर ऑफ गवर्नर जनरल एंड काउंसिल वर नॉट क्लियर। गवर्नर जनरल और जो उसकी काउंसिल बनाई गई थी 4 लोगों की, उनके बीच का पावर भी क्या था बच्चा, क्लियर नहीं किया गया था। इस वजह से उनमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे, बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूट्स, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही थी उन लोगों के बीच में। द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, बॉम्बे जो अब मुंबई हो गया, मद्रास जो अब चेन्नई हो गया, वर नॉट ब्रॉट फुल्ली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल। वो पूरी तरह से गवर्नर जनरल के कंट्रोल में नहीं थी। यहाँ पे देखिएगा, अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल। एक सेकंड बच्चा,
तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर नॉट ब्रॉट फुल्ली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल। जो मद्रास और चेन्नई यहाँ के जो गवर्नर्स थे या वो पूरी तरह से गवर्नर जनरल के कंट्रोल में भी नहीं थे। तो ये सारी चीजें लिमिटेशंस थी रेगुलेटिंग एक्ट। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देते हैं बच्चा। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग शुरू करेंगे ईस्ट इंडिया एक्ट से 1784 का, फिर उसके बाद चार्टर एक्ट सारे पढ़ेंगे हम लोग, और वहां पे समझेंगे ईस्ट इंडिया एक्ट क्या है, क्यों आया, चार्टर एक्ट क्या है, क्यों आया, सब चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।